हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे आर.एस. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, आर.एस. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन क्या था कि आर.एस. व्हिटेकर ने पूरे जो है ऑर्गेनिज्म को किस में काटा था? 5 किंगडम में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आर.एस. व्हिटेकर का पूरा क्लासिफिकेशन पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज हम लोग उसके आगे पहला किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। ठीक, मोनेरा जो क्या है बेटा, इसमें क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं। बैक्टीरिया इसमें बेटा जो मोनेरा होता है, इसमें क्या होता है? जो जीवाणु होते हैं ये किंगडम मोनेरा की सोल मेंबर होते हैं। सोल मतलब जो है मोनेरा की ये आत्मा होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरिया में पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया देखो बहुत सारे हम लोगों को बीमारी फैलाती हैं, हम लोगों का खाना ख़राब कर देती हैं और बहुत सारे नुकसान करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे, क्या सभी बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं? क्या बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं? अगर नुकसानदायक होते हैं तो मैं सारे बैक्टीरिया को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? ठीक है, क्या कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं? इन्हीं सब बातों को ले आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे क्या बैक्टीरिया जो है हम लोग हमेशा नुकसानदायक होते हैं या कुछ हम लोगों को फ़ायदा भी करते हैं। ठीक, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से किंगडम मोनेरा से। ठीक, तो सबसे पहले मोनेरा में क्वेश्चन ये आता है बेटा, इसमें हमको पढ़ना क्या है? तो इसमें हमको पढ़ना है मोनेरा में प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मोनेरा में हमको पढ़ना है प्रोकैरियोट्स। जैसा कि आर.एस. व्हिटेकर साहब ने कहा था कि प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिनकी ठीक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ठीक, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। जैसा कि आर.एस. व्हिटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहा था कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये प्रोकैरियोट होते हैं, जो पिछले हम लोग टेबल पढ़े थे। ठीक, उसमें यही कहा गया था। ठीक है, देखिए टेबल, ये देखिए इस टेबल में दिया हुआ है, ये किंगडम मोनेरा है बेटा। ठीक, ये किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा में क्या देखिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, इसलिए ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है। बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट है और सब क्या है? ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सब क्या है? यूकैरियोट्स हैं। ठीक, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो बेटा जो मोनेरन्स है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, इसलिए क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और देखिए क्या है, इनकी सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोज की बनी होती है, पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। ठीक, अब हमको इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि किंगडम मोनेरा किसने इस्टेब्लिश किया था? किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले मोनेरा शब्द का यूज़ किया था? ठीक, तो आइए इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे कोपलैंड, बेटा साइंटिस्ट थे कोपलैंड। ठीक, इन्होंने सबसे पहले 1956 में सबसे पहले टर्म यूज़ किया था। कौन सा? मोनेरा। कैसे? इन्होंने जो है इसको 4 किंगडम में डिवाइड किया था। कौन कौन से किंगडम 4 थे? ये देखिए किंगडम, पहला क्या था हमारा? प्लांट, ये था इधर से प्लांटी, इधर से एनिमिलिया। ठीक, फिर इधर से क्या आ गया? प्रोटिस्टा। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या ऐड किया था? मोनेरा। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में देखिएगा, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था बेटा। तो सबसे पहले कोपलैंड ने ही क्या यूज़ किया था? मोनेरा टर्म किया था, मोनेरा शब्द इन्होंने यूज़ किया था। ठीक, उसके बाद में आ जाइए, उसके बाद में 5 किंगडम आया। तो 5 किंगडम में आर.एस. व्हिटेकर साहब आए, उन्होंने क्या ऐड कर दिया था? तो अभी जब फंजाई पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा कि फंजाई ने सबसे पहले जो है, फंजाई को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने टर्म दिया था फंजाई? तो वहाँ पे आर.एस. व्हिटेकर साहब ने क्या किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, यहाँ पे फंजाई ऐड कर दिया था। ठीक, फंजाई। अब तो ये क्या हो गया? ये 5 किंगडम हो गया। ठीक, अगर पूछे कि 4 किंगडम मोनेरा किसने दिया था, तो वहाँ पे कोपलैंड हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को मोनेरा डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक, मोनेरन्स में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा किसने था? तो एक साइंटिस्ट थे बेटा एंटनी, जिनको बोलते हैं एवी लीवेनहॉक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, सबसे पहले इन्होंने सेल को देखा था। कब? 1676 में। ठीक, तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले सेल खोजा किसने था? सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने बेटा खोजा था। ठीक, कब? 1665 में। उसके 11 साल बाद इन्होंने सेल देखा। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी बेटा वो डेड थी। ठीक, डेड थी। और उन्होंने किसको देखा था? कॉर्क की सेल में, जो बोतल होती है यहाँ पे।
ठीक, जो हम प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल होती है, उसके ऊपर हम लोग क्या ढकने के लिए यहाँ पे क्या कॉर्क लगाते हैं, कॉर्क, ठीक, कॉर्क। तो उन्होंने कॉर्क की सेल को देखा था। ठीक, तो कॉर्क की सेल कैसी होती हैं, डेड सेल होती हैं, इसलिए उन्होंने डेड सेल को देखा था। तो क्वेश्चन था सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी थी, तो सबसे पहले लिविंग सेल हमारे यहाँ पे एंटनी वॉन लिविनहॉक ने देखी थी। और वो कौन सी सेल थी, बैक्टीरिया ही था। ठीक, बैक्टीरिया ही था जिन्होंने सबसे पहले, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी थी। ठीक, तो भी एंटनी वॉन लिविनहॉक आएगा। और सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने देखा था, ठीक, तो इन्होंने भी एंटनी वॉन लिविनहॉक ने ही देखा था। किस में देखा था, तो इन्होंने बेटा टार में देखा था। टार, अब ये टार क्या होता है, टार बेटा जो दांत देखिए आप, जैसे दांत है, ठीक, इस दांत के बीच में यहाँ पे वाइट कलर की थोड़ी सी गंदगी जो रहती है, ठीक, इसी को बोलते हैं टार। ठीक, इसी टार में इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। ठीक, और नाम क्या दिया था इसका, एनिमलक्यूल। शब्द बैक्टीरिया इन्होंने नहीं यूज़ किया था। ठीक, इन्होंने कहा था एनिमलक्यूल, मतलब बहुत सूक्ष्म, जो वो बहुत, क्यूल मतलब बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमको आँखों से, नंगी आँखों से ना दिखाई पड़े। ठीक है, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने एनिमलक्यूल दिया था। इन्होंने टर्म बैक्टीरिया नहीं दिया था, इन्होंने एनिमलक्यूल शब्द दिया था। तो क्वेश्चन फिर यहाँ पे आता है कि तो फिर बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था, तो एक बेटा साइंटिस्ट थे एहरनबर्ग। ठीक, एहरनबर्ग। ठीक, इन्होंने सबसे पहले शब्द जो है बैक्टीरिया का यूज़ किया था। ठीक, बैक्टीरिया, सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया शब्द का इस्तेमाल किया था, किसने, एहरनबर्ग साहब ने। ठीक, इन्होंने, उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट यहाँ पे हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जान लीजिए। एक हैं साइंटिस्ट यहाँ पे लुईस पास्चर। इनको बोलते हैं बेटा फादर ऑफ बैक्टीरियो, ठीक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी वो होता है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक, सूक्ष्म, और बायोलॉजी मतलब जीव, सूक्ष्म जीवों का जिसको अध्ययन करते हैं। तो ये उसके फादर हैं, इन्होंने, मतलब फादर इसलिए कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे काम बैक्टीरिया पे किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने बताया फर्मेंटेशन बेटा होता है सिरके का बनना। ठीक, वो फर्मेंटेशन से प्रोसेस होती है। तो इन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि फर्मेंटेशन जो है वो कैसे होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 2 वैक्सीन बनाई बेटा, एक रेबीज़ की वैक्सीन और दूसरी कॉलेरा की वैक्सीन। ठीक, इन्होंने सबसे पहले रेबीज़ और कॉलेरा की वैक्सीन किससे बनाई, जो है लुईस पास्चर ने बनाई। ठीक, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, यहाँ पे उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं रॉबर्ट कोच। ये दिया नहीं हो, बस ऐसे आपने पढ़ रहे हो इसको तो फिर आपको जानकारी होना चाहिए। रॉबर्ट कोच साहब, इन्होंने कुछ रूल दिए, इनके रूल को बोलते हैं कोच के पास्टुलेट्स, बोलते हैं इनके कोच पास्टुलेट्स। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि बेटा जो बैक्टीरिया होता है, हर एक बैक्टीरिया जो है एक नए किसके बीमारी का कारण होता है। तो इन्होंने कुछ रूल्स दिए कि जो हर एक बैक्टीरिया जो है एक नई बीमारी के लिए जो है उस कारक बनता है, जो सही बात भी है कि जैसे कि ट्यूबर है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई करता है। ठीक है, और टाइफाइड है हम लोगों को जिसको मियादी बोलते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ठीक, और बहुत सारे ऐसे जो हैं डिजीज़ हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो है अलग अलग बैक्टीरिया से होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास्चुराइजेशन के नियम दिए। पास्चुराइजेशन क्या होता है बेटा, अगर दूध को जब हम बॉयल करते हैं, दूध इसलिए बॉयल करते हैं ताकि उसमें सारे बैक्टीरिया जो है और उसके बैक्टीरिया के स्पोर जितने हैं वो ख़त्म हो जाए, वो मर जाए, इसलिए जो है। तो इन्होंने वो रूल दिया कि कितनी देर हमको जो है दूध को गर्म करना चाहिए। तो इन्होंने कहा दूध को अगर 60 सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए अगर आप पकाएंगे दूध को, तो उसमें से जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी क्या हो जाएंगे,
मर जाएंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने के लिए, 30 मिनट के लिए। ठीक, अब हमको पता है कि दूध खौलता कितने पे है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम लोग इससे ज़्यादा ही कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया बिल्कुल जो उबला हुआ खौला हुआ दूध होता है उसमें बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं रहते। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोच ने जो है कितने सेंटीग्रेड पे कहा था टेम्परेचर और कितने मिनट के लिए कहा था। ठीक, तो उसी को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ठीक, पास्चुराइजेशन, ये बेटा वहाँ जब लैब में जाते हैं, जब डॉक्टर ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे जो इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कैंची वैंची होती है जिससे ऑपरेशन करते हैं, तो उन सबको क्या किया गया, पास्चुराइज किया जाता है बेटा, ताकि उसमें कुछ बैक्टीरिया वैक्टीरिया ना लगे रह जाए जो बॉडी के अंदर चले जाएँ। तो उन सबको यहाँ पे 30 मिनट के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक, तो ये हमारा कुछ जनरल जो है इंट्रोडक्शन हो गया बैक्टीरिया के बारे में। अब आते हैं हम कुछ और बातों के बारे में। बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज़ कितनी, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे, हम तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया का जो साइज़ है, ठीक, वो है 1 से 2 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर। या इन्होंने एक टिपिकल बैक्टीरिया पूछा। ठीक, एक मतलब नॉर्मल 1 से 2 है, या कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 से 5 माइक्रोमीटर। दो जगह लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, दो जगह अलग अलग लिखा हुआ है, 1 से 2 और 3 से 5। तो ये टिपिकल बैक्टीरिया अगर पूछें आपसे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो मोटा मोटा हम ये सब हटा के मोटा मोटा ये कह देते हैं कि एक बैक्टीरिया का साइज़ 1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, माइक्रोमीटर तक। इस अब क्या है, ये माइक्रोमीटर क्या होता है बेटा, हमारे जो आँखें होती हैं, जो कोई भी चीज़ को देखने की लिमिट है उसकी जो है 100 माइक्रोन। अगर 100 माइक्रोन से कोई छोटी चीज़ है, इससे छोटी चीज़ है, तो हमारी आँखें देख नहीं सकती। ठीक, आँखें नहीं देख सकती। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोन का है, 100 माइक्रोन से छोटा है, इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। इसलिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, या सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पता चला, क्योंकि ये 100 माइक्रोन, जो भी 100 माइक्रोन से नीचे चीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक कहेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारी अपनी बॉडी की एक सेल ले लीजिए। ठीक, तो एवरेज सेल कितनी होती है, 10 से 30 माइक्रोन होती है, माइक्रोमीटर। ठीक, माइक्रोन कहिए माइक्रोमीटर कहिए एक ही बात है। ठीक, 10 से 30 होती है तो 100 से छोटी है। हाँ बिल्कुल है, इसलिए हम अपनी सेल को क्या है, आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। फिर उसके अंदर उसके अंदर जब जाओगे तो बहुत सारे आपको सेल, उसके अंदर बहुत सारे आपको गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो भी चीज़ 100 माइक्रोन से नीचे होती है, मिनिमम जो ये डिस्टेंस होती है, मतलब मिनिमम जो ये क्या है, मिनिमम ये माइक्रोमीटर है जहाँ तक आंखें देख सकती हैं। इसके नीचे आंखें नहीं देख, 100 माइक्रोन के ऊपर तो देख लेंगी, लेकिन 100 माइक्रोन के नीचे अगर कोई चीज़ है तो उसको नहीं देख पाएंगे। इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा आपका, वायरस भी आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे लोगों की जितनी भी सेल्स हैं वो सब इसी में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया का साइज़ हमको पता चल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि अगर बैक्टीरिया का साइज़ पता चल गया तो सबसे छोटी बैक्टीरिया और सबसे बड़ी बैक्टीरिया कौन है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में करेंगे। ठीक, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है। ठीक, ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है बेटा, क्या नाम है, या आप याद कर लीजिए, डायलिस्टर। डायलिस्टर जो है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है अब तक की जितनी बैक्टीरिया खोजे गए हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बैक्टीरिया का क्या नाम है, इसका नाम है बिगेटिया, बिगेटिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे साइज़ की बात आती है। ठीक है, तो ये देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट है इसका साइज़ हमने कहा था, हमें अब तो पता है ना बैक्टीरिया का साइज़ कितना है, 1 से 5 माइक्रोमीटर। लेकिन ये जो है डायलिस्टर है ये 1 से कम होती है बेटा, कितनी होती है, इसका साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर। ये अभी याद रखना, ये भी फिर से ये आएगा, यही डाटा फिर से आएगा, अभी दूसरे में माइकोप्लाज्मा जब पढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, बिगेटिया का साइज़ क्या है, मिनिमम हमको पता है 5 होता है, लेकिन बिगेटिया का कितना है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखा गया है वो है 40 माइक्रोमीटर। ठीक, ये 40 माइक्रोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। और ये डायलिस्टर कितना है,
3 जो है माइक्रोमीटर, ठीक। तो ये 2 है, ठीक। स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया हो गया। अब हमको साइज़ पता चल गया, अब हम इसका शेप पढ़ते हैं, बैक्टीरिया कितने शेप के होते हैं। तो बेटा बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया दुनिया में हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 शेप उनके होते हैं, ठीक। आकार 4 तरह के आकार के होते हैं, ठीक। वो कौन से हैं? जितने भी बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा 5वां आकार कोई नहीं होता है, ठीक है। जितने भी आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, सब यही हैं। तो उनके 4 आकार कौन से हैं ये जान लीजिए। पहला है बैसिलस, ठीक, जिसको बोलते हैं रॉड शेप, बैसिलस या रॉड शेप, ठीक। ये आपका रॉड के जैसे होता है, ठीक है। कैसे? ऐसे ऐसे आपका लंबा लंबा, इस टाइप से रॉड के जैसा होगा, ठीक। तो पहला हो गया हमारे पास बैसिलस, ठीक। दूसरा हमारे पास आ गया कौन सा? कोकस, ठीक। कोकस आपका होता है कैसा? स्फेरिकल, गोल। स्फेरिकल मतलब गोला होता है, ठीक। आपका होगा स्फेरिकल, आपको इस टाइप से दिखेगा। ये हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया? उसके बाद में तीसरे पे आ जाइए। तीसरा हो गया आपका स्पाइरलम। ये क्या हो गया? स्पाइरलम आपका होता है स्पाइरल शेप या स्प्रिंग जैसा, ठीक। इसको स्पाइरल शेप बोलते हैं, ठीक। कैसा होता है स्पाइरल? जैसे स्प्रिंग देखें आप, स्प्रिंग इस टाइप से, ठीक। ये हो गया। यहाँ पे 2 इसके यहाँ पे ऐसे सीलियाँ लगे हुए होते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया स्पाइरलम, ठीक। ये हम इसलिए बता रहे हैं, डायग्राम अभी आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको बना के दे देंगे, पूछेंगे कौन मैच द कॉलम करके दे देंगे, कौन विब्रियो है, ठीक है, कौन स्पाइरलम है, कौन कोकस है, कौन बैसिलस है। 3 हो गए। चौथा आपका हो गया कौन सा? विब्रियो। विब्रियो आपका होता है कॉमा शेप, कॉमा के जैसे, जो इस टाइप से ऐसे होगा, ऐसे इस टाइप से बैक्टीरिया आपको कॉमा के जैसे मिलेंगे, ठीक। तो हमारे पास 4 हो गए, कौन कौन से? बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम, विब्रियो, ठीक। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन आपका ये पहला वाला होता है, बैसिलस। इसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमको देखने को सबसे ज़्यादा यही मिलता है, मोस्ट कॉमन, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, कितने आकार निकल के आए? 4 आकार निकल के आए। कौन कौन से? पहला बैसिलस, रॉड शेप जिसको बोलते हैं। दूसरा कोकस, जिसको स्फेरिकल बोलते हैं, जो गोल होता है, मतलब गोलाकार, ठीक। तीसरा आपका आ गया स्पाइरलम, ठीक, जिसको बोल जो होता है आपका स्पाइरल या स्प्रिंग शेप का, ठीक। और चौथा आ गया आपका विब्रियो, जो आपका होता है कॉमा शेप का, ठीक। ये 4 आ गए। अब आपको आप डायग्राम दिखा देते हैं, ठीक। ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, कोकाई या कोकस, ठीक है, कोकस सिंगुलर है, ठीक है, और कोकाई क्या है? प्लूरल। बैसिलस, स्पाइरिला या स्पाइरिलम, ठीक है, और चौथा क्या है? विब्रियो, ठीक। ये सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे किया गया है, ठीक। तो आपको चारों दिख गए यहाँ पे, ठीक। ये बेटा हम लोगों को सारे शेप पता चल गए। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक ये आता है कि बैक्टीरिया कितने, जो जीवाणु होते हैं बेटा, ठीक, वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। तो बेटा अब हम लोगों को पढ़ना है 3 डोमेन सिस्टम। हम लोगों ने पिछले पढ़ा था 3 डोमेन सिस्टम, जिसको कार्ल हूस ने दिया था, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? जितने भी किंगडम है उनको क्या किया था? जो किंगडम, उनको क्या था? डोमेन में कर दिया था, ठीक। तो उसको बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम, ठीक। पढ़ लीजिए 3 डोमेन सिस्टम। इस 3 डोमेन सिस्टम में क्या था? डोमेन क्या है बेटा? ये किंगडम के ऊपर आता है, ठीक। तो इन्होंने किसके आधार पे कर दिया था? 16S rRNA पे, 16S rRNA, ठीक। आपको ये 16S rRNA याद रखना। इसी के आधार पे हम बैक्टीरिया, आगे बैक्टीरिया को पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। इनको आर्की बैक्टीरिया, ठीक, दूसरा यू बैक्टीरिया, ठीक।
अब आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या है, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमको पहले 3 डोमेन सिस्टम पढ़ना है। तो 3 डोमेन सिस्टम में क्या किया था, इन्होंने जो किंगडम मोनेरा था इनको 2 पार्ट में बांट दिया था, ठीक, और बाकी फाइलम को एक अलग किंगडम में कर दिया था, अलग डोमेन में कर दिया था। कैसे, जैसे जो हमारा क्या था, आर.एच. विटेकर अंकल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जितने भी किंगडम हैं वो किसमें होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, 5 किंगडम था। 5 किंगडम में अब इन्होंने क्या किया, कार्लूस अंकल जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया, इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा था बेटा इसको जो है 2 पार्ट में बांट दिया। किसमें, पहला आपका कर दिया आर्किया, ठीक, किसके आधार पे, इसी 16S RNA के, ठीक। दूसरा क्या कर दिया, बैक्टीरिया, ठीक। और तीसरा जो इन्होंने किया उसको क्या कर दिया, जो तीसरा था, ठीक, उन्होंने उसको कर दिया यूकैरिया, ठीक, यूकैरिया, ठीक। अब यूकैरिया में क्या है, अब मोनेरन तो यहाँ पे हो गया, एक इसमें आ गया, मोनेरा इसमें आ गया, हमारे पास क्या बच गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब उठा के इन्होंने यूकैरिया में रख दिया, ठीक। जो यूकैरिया से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है, वो क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्या है, आर्किया क्या है और बैक्टीरिया क्या है। तो यहाँ पे आर्किया बेटा इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, एक को आर्की बैक्टीरिया कर दिया, दूसरे को यू बैक्टीरिया कर दिया। तो आर्किया में हमको पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब प्राचीन बैक्टीरिया, जो पुराने ज़माने, जो पुराने सबसे पहले आई थी उनको बैक्टीरिया, जो उन्होंने आर्की बैक्टीरिया रख दिया। जो अभी नए प्रेजेंट टाइम पे जो बैक्टीरिया हैं उनको बैक्टीरिया रख दिया। इसमें आपकी कौन आ जाएंगी, इसमें आपके आ जाएंगी यू बैक्टीरिया, यू माने ट्रू बैक्टीरिया, मतलब ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं थी, ठीक, मतलब ये बैक्टीरिया की सारी शर्तें पूरी नहीं करती थी, फॉलो नहीं करती, कुछ ना कुछ इसमें कमी थी, ठीक। इसीलिए फिर इन्होंने कार्लूस अंकल ने इसको क्या किया, अलग कर दिया, यू बैक्टीरिया, ठीक। और दूसरा क्या आ गया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो हम लोगों को ये आउटलाइन बना दी, इसी पे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमको आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है, फिर हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक। चलिए, आर्की बैक्टीरिया, ठीक। तो हमारा पहला जो है, ठीक, पहला डोमेन हमारा क्या है, कार्लूस अंकल के हिसाब से पहला डोमेन हमारा है आर्किया, पहला डोमेन है हमारा आर्किया। आर्किया में पहला क्या है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब क्या होता है हमको पता है बेटा, आर्की मतलब होता है प्राचीन, वो बैक्टीरिया जो प्राचीनतम से रह रहे, मतलब आपको पता है जब सबसे पहले हमारी पृथ्वी जब बनी थी तो यहाँ पे जीव नहीं थे, या एकदम गर्म जो है गोला था, बहुत जो है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, सिर्फ आग ही आग यहाँ पे चारों तरफ थी, ठीक। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सबसे पहले जो बने वो यही थे, आर्की बैक्टीरिया ही थे। तब वहाँ पे ट्रू बैक्टीरिया नहीं थे, ठीक, ना ही साइनोबैक्टीरिया थे, ये आर्की बैक्टीरिया थे। आर्की बैक्टीरिया क्या थे, ये वो बैक्टीरिया थे, उस समय ऑक्सीजन तो थी नहीं, सिर्फ जो है क्या है गर्म सिर्फ गोला था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आग चारों तरफ लगी हुई थी, टेम्परेचर था और कुछ नहीं था, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। तो इसलिए ये बाकी बैक्टीरिया से इसलिए अलग हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो फोटोसिंथेसिस अपना खाना तो बनाते हैं, ठीक, लेकिन ये क्या करते हैं, इनकी जो है फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ये एन ऑक्सीजनिक होते हैं, ठीक। तो आइए कुछ थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है, यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं, ठीक, जो पुराने जीवाणु हैं, ठीक, जीवाणु बोलते हैं इनको हिंदी में, जो क्या है, जो ये सबसे ओल्डेस्ट मतलब हमारे सबसे पुराने रिश्तेदार हैं, इनसे पुराना कोई नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, वह सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी यही कहती है, जो आर्की बैक्टीरिया है बेटा वो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं, ठीक, लिविंग है और फॉसिल है, मतलब बहुत, फॉसिल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाए, ठीक है, तो उसको फॉसिल बोलते हैं। और जिसके अंदर कोई चेंज ना हो, मतलब वो लिविंग तो है लेकिन शुरुआत से जैसा आया था वैसा ही है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुए, अभी भी ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो एक फॉसिल है। फॉसिल फिर हम उनको बोलते हैं
जो मतलब मर जाते हैं, ठीक है, तो मर जाते हैं तो उसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं। यदि किसी आदमी इंसान के अंदर भी अगर वो जीवित रहे, उसके अंदर कोई बदलाव ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यार ये फॉसिल है, बहुत पुराने ज़माने के सोच का है, इसलिए हम यहाँ पे लिविंग फॉसिल टर्म यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, दूसरा क्या है यहाँ पे, इनकी सेल वॉल जो है बेटा, वो जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, उन ट्रू बैक्टीरिया से इनकी सेल वॉल भी डिफरेंट होती है। वो क्या है देखिए, इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक, वो बनी होती है बेटा पॉलीसेकेराइड की। ठीक, पॉलीसेकेराइड की। ठीक, या इसी को बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन। स्यूडोम्यूरिन। ठीक, जबकि जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं या साइनो बैक्टीरिया, उनकी उनकी जो है सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ठीक, यहाँ पे इनकी किसकी बनी है सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड की। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो फिर क्या हो जाएगा ये, या फिर म्यूरिन। ठीक, इनकी जो सेल वॉल किसकी है, पेप्टाइड पॉलीसेकेराइड की या स्यूडोम्यूरिन की। ठीक, ये ट्रू बैक्टीरिया हैं आपकी जिनकी पॉलीसेकेराइड, यानी कि ये ट्रू बैक्टीरिया से सेल वॉल में भी डिफरेंट हैं। ठीक, यहाँ पे दोनों में अंतर आप समझते रहिएगा। ठीक, तीसरा यहाँ पे आ जाओ, तीसरा क्या है, ये एनऑक्सीजनिक होते हैं। मतलब एनऑक्सीजनिक वो एनिमल मतलब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक, जबकि हमको पता है कि बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजनिक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको बोलते हैं। ठीक, और इनमें बेटा बहुत एक खास बात है, खास बात क्या है, इनके जो है न्यूक्लियस में, ठीक, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। बेटा ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, ये हमारा जो डीएनए है, ये हमारे डीएनए को क्या है, ऐसे पैक, हमारे डीएनए को पैक करके रखती है। मतलब डीएनए की पैकेजिंग में ये जो है प्रोटीन यूज होती हैं। ये बहुत ही बेटा स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, हम लोगों में पाई जाती हैं। और ये हैं क्या, देखिए प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट हैं। उसके बावजूद, और ये इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इनके पास हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो हम लोगों में पाई जाती है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये एक्सेप्शन है। जबकि जो ट्रू बैक्टीरिया हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया जो देखा गया, उनमें देखा गया कि इनके न्यूक्लियस में क्या हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये बहुत ही एक्सेप्शन, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बैक्टीरिया, ठीक, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में क्या, तो बेटा जो यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, एडवांस बैक्टीरिया हैं, जो अभी जल्दी में आए हैं, ठीक है, तो उनके पास हिस्टोन नहीं होती है। जबकि और यहाँ जो ये प्रिमिटिव हैं आर्की बैक्टीरिया, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन का काम ये होता है कि हमारे डीएनए को पैक करती है, पैकेजिंग मटेरियल है। जब डीएनए पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक आएगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कैसे डीएनए को हमारे सेल के अंदर पैक करके रखा गया। डीएनए बेटा, हर सेल के अंदर डीएनए बेटा जो कितना है, 2 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर। कि आप सोच सकते हैं जो हमको सेल आँखों से नहीं दिखाई सकते, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए होगा। तो 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे होगा, जाहिर सी बात उसको खूब फोल्ड करके मोड़ मोड़ के रखा गया होगा, तभी तो आएगा उसके अंदर, सेल के अंदर। तो उस मोड़ने का काम कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये बेटा बेसिक इन नेचर होती है। ठीक, एसिडिक नहीं होती है ये, अम्लीय नहीं होती है ये। ठीक, ये क्षारीय होती है, बेसिक होती है, बेसिक प्रोटीन होती है जो न्यूक्लियस को क्या करती है, हमारे सेल के अंदर फोल्ड पैक करके रखती है, पैकेजिंग मटेरियल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूकैरियोट्स में पैकेजिंग मटेरियल कौन है, तो वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आता है। ठीक, तो एक्सेप्शनली देखो अपवाद यहाँ पे है। ठीक है, बहुत सारे अपवाद आएंगे क्योंकि बायोलॉजी जो है क्या है, अपवादों की ही स्टडी है, स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस को ही बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, तो अब क्वेश्चन ये यहाँ पे आ गया कि आर्की बैक्टीरिया होते कौन। आंसर आप आर्की बैक्टीरिया कह रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया होते कौन हैं। तो आइए हम लोग ज़रा आर्की बैक्टीरिया के बारे में पता लगाते हैं कि आर्की बैक्टीरिया कौन है। देखिए अब बेटा जो आर्की बैक्टीरिया हैं, ठीक, वो हमारे पास 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया देखे गए हैं। कौन कौन से, अब देखते हैं कौन कौन से आर्की बैक्टीरिया देखे गए हैं। पहले जो आर्की बैक्टीरिया जो देखे गए उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक, उनको बोलते हैं बेटा हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स। दूसरे हमारे मिथेनोजन्स, और तीसरे जो बैक्टीरिया हैं वो बेटा है थर्मोएसिडोफिलस।
बहुत ही आपको अभी नई नई बहुत मज़ेदार चीज़ें आपको पता चलेंगी। थर्मोएसिडोफिलस, ठीक, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चीज़ बैक्टीरिया के बारे में पता चलेगी। अब देखिए क्या है, ये जो हैलोफाइट्स होते हैं, हैलो मीन्स होता है सॉल्ट, नमक, मतलब वो बैक्टीरिया, नमक, जो नमक की खाड़ी में पाई जाती हैं, मतलब जैसे समुद्र वगैरह जहाँ पे है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, ठीक, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, ठीक, सॉल्ट लव, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है बेटा, जो सॉल्ट लविंग ऐसे बैक्टीरिया जिनको सॉल्ट पसंद है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, अचार रखते हैं, जब मम्मी लोग यहाँ पे अचार रखती हैं बोतल में, तो वो क्या होता है, जब अचार ख़राब हो जाता है, ठीक, अचार ख़राब क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, ठीक, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो अब क्या है, तो मम्मी लोग कहती हैं ऐसा करिए, इस अचार को आप निकाल दीजिए, पिकल जिसको बोलते हैं, ठीक, अचार को निकाल दीजिए और क्या कर दिए, इसमें तेल डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, ठीक। तो इस अचार में क्या कर दिया उन्होंने, तेल मिला दिया, ठीक, और क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। अब बेटा देखिए वो नमक का काम क्या है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, एक हमने बैक्टीरिया बना लिया, ठीक, ये बोतल में क्या कर दिया, नमक रख दिया। अब क्या हो जाएगा, जैसे इसमें नमक ऐड करेंगे, जैसे ही नमक ऐड करेंगे तो यहाँ का बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ये बेटा सोल्यूशन जब पढ़ेंगे आप वहाँ पे, ठीक, तो वहाँ पे ये आएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या सोल्यूशन होता है। तो बेटा ये याद कर लीजिए, पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा। मतलब ये कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है, कि किसी में हाइपर जो है, मतलब वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइपो क्या है, वहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, ठीक। तो देखिए क्या है, यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पानी कम, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे मतलब पानी कम, तो यहाँ पे पानी की कमी हो गई, यहाँ पे पानी की कमी हो गई, ठीक। हम जानबूझ के ये कर रहे हैं नमक मिला के, ताकि इसके आसपास पानी की कमी हो जाए। तो जैसे पानी की कमी हो जाएगी बेटा, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया का सारा पानी निकल के इस मीडियम में आ जाएगा, क्या है, हाइपोटोनिक से निकल के हाइपरटोनिक में चला जाएगा, ठीक। जैसे ही ये इसके साथ ये गड़बड़ी हुई, तुरंत ही बैक्टीरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही सिकुड़ जाएगा इसकी डेथ हो जाएगी। देखिए कितना एक्सेप्शन अपवाद है। यहाँ पे हम लोग, नमक क्या होता है, बैक्टीरिया नमक से बहुत डरता है बेटा, इसीलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही हमारे आसपास जरा सा भी नमक आया तुरंत हमारी डेथ हो जाएगी। हमारे सेल के साथ भी यही होता है, यही होता है कि अगर हमारी भी सेल अगर कहीं ऐसे मीडियम में रख दी जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगी, या तो वो पिचक जाएगी या तो है स्वेल कर जाएगी। तो जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक, तो वहाँ पे ये फिर से बात आएगी। तो हम लोग जैसे जो हॉस्पिटल में जो बोतल चढ़ाई जाती है ग्लूकोज की या नॉर्मल सलाइन की, जब बोतल चढ़ाई जाती है, डायरिया और इसको हो जाता है, तो उसमें बेटा क्या है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर रखी जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं जो है हमारी सेल से पानी निकल के ब्लड में चला जाए, या ब्लड से पानी सब निकल के सेल के अंदर चला जाए। सेल क्या हो जाएगी, या तो चिपक जाएंगी या तो फूल जाएंगी। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए नॉर्मल सलाइन जो होता है, ठीक, तो उसमें क्या है, नमक कंसंट्रेशन उतनी ही रखी जाती है जितनी जो है हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन इक्वल रखी जाती है, ठीक। तो नमक का बहुत ही रोल है, नमक और शुगर दोनों जो है बेटा क्या करती हैं, दोनों यही जो सोल्यूशन होता है, ठीक, मिश्रण, ठीक, इसको क्या करती है, हाइपो और हाइपरटोनिक बनाती हैं। तो ये अलग विषय है, सिर्फ हम ये बताने के लिए कहे थे कि देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, जो बैक्टीरिया सॉल्ट से इतना डरता है, ठीक है, वहीं पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको सॉल्ट से प्यार है, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया इनको बोलते हैं बेटा, ये लव कर रहे हैं सॉल्ट से, है ना, कितनी आश्चर्यचकित बात, ठीक। तब देखिए क्या है, दूसरी बात क्या है, दूसरे हैं हमारे पास मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, ये बेटा वो बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते, CH4 मीथेन गैस बनाते हैं, ठीक। मीथेन गैस हमको कहाँ पे देखने मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ही दलदली एरिया होता है, जहाँ पे दलदल होता है, वहाँ पे बेटा आपको बहुत ज़्यादा में क्या हो जाएगा, मीथेन गैस आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिथेनोजेंस बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक।
और देखिए क्या है, जो नाली वगैरह होता है सीवेज, जिसमें आप कहते हैं कि दम घुटने से जो है मज़दूरों की मौत हो गई, सफाई करने के लिए गए थे। क्यों उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है? क्योंकि बेटा वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा वहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीथेन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक, ऑक्सीजन से मुकाबले, ठीक, मीथेन की वहाँ पे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक। तो वहाँ पे मीथेन गैस ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, इसलिए दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। किसमें? सीवेज। सीवेज माने होता है बेटा जो नाली वाली होती है, नाला होता है, सफाई करने जाते हैं वहाँ पे, ठीक। और देखिए तीसरी सबसे बड़ी बात ये जो मिथेनोजेंस होते हैं, ये बेटा गाय, ठीक, गाय या भैंस के पेट में पाए जाते हैं। ये देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, गाय भैंस के पेट में पाए जाते हैं, ठीक। वहाँ ये काम क्या करते हैं, गाय भैंस के पेट में बेटा ये जो सेलुलोज गाय भैंस खाती हैं, चारा जितना खाती हैं, जो हरी चीज़ होती है इसमें क्या है, सेलुलोज का जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका वो क्या बोलते हैं, सेलुलोज, ठीक। तो उन गाय भैंस में क्या करती हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि इन बैक्टीरिया, जितनी मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, उनके पास एक एंजाइम होता है सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, ये बेटा सेलुलोज को ब्रेक कर देता है, ठीक। तो ब्रेक करता है, तो इसलिए जो गाय भैंस होती हैं क्या है, वो आराम से सेलुलोज खा लेती है, हरी गाय मतलब घास फूस खा लेती हैं और आराम से डाइजेस्ट कर लेती हैं। और क्या है, इनके गोबर में क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक। अब भाई क्या है, इन्होंने मीथेन गैस प्रोड्यूस की, तो जाहिर सी बात है गोबर में मीथेनोजेंस बैक्टीरिया की जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। और यही मीथेन गैस क्या है, गोबर गैस में हम लोग यूज़ करते हैं। गोबर गैस का प्लांट होता है, इसी का हम मीथेन का फ़ायदा उठाते हैं, और गोबर गैस से क्या करते हैं हम लोग, जो है लाइट जलाते हैं, चूल्हा पकाते हैं। गोबर गैस अभी तो नहीं रह गया, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा गोबर गैस का चलन था। अब हो सकता है बहुत लोग जानते भी हों गोबर गैस का। तो ये देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग जो है क्यों नहीं खा सकते सेलुलोज, हम लोग भी तो चर सकते, चारा हम लोग क्यों नहीं खा सकते बेटा, हम लोग चारा इसीलिए नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, सेलुलेज एंजाइम नहीं है। सेलुलोज एंजाइम का मतलब क्या, हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज एंजाइम को बनाती हैं। अगर हमारे पास बेसिक बैक्टीरिया होती तो हम भी क्या करते, घास फूस खा लेते और सेलुलोज एंजाइम होता और ये क्या कर देता, सेलुलोज को ब्रेक कर देता और क्या हो जाता, मीथेन गैस हम लोगों से भी होती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? इसलिए हम लोग घास फूस नहीं खा सकते, हम लोगों को क्या खाना चाहिए, खाना खाते हैं अपना जो नॉर्मल। कितनी आश्चर्य बात है, देखिए हेलोफाइट्स ऐसी जगह मिले जहाँ पे उम्मीद नहीं थी करने की, सॉल्टी एरिया में, ठीक। मिथेनोजेंस कहाँ मिले हमको, गाय भैंस के पेट के अंदर, गोबर में, ठीक। तीसरे हमारे आ जाते हैं थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस ये बेटा क्या होते हैं, इनको देखिए। थर्मोएसिडोफिलस क्या होते हैं, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, ताप, ठीक। और एसिडोफिलस मीन्स होता है क्या, एसिड या अम्ल, अम्ल की घाटी में, ठीक बेटा। ये अम्ल की घाटी में या तापमान, जिनको बोलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग बेटा, ये क्या होता है, ये होता है गर्म पानी के झरने। अभी हम लोग पीछे क्या है पढ़ के आए हैं, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, पास्चुराइजेशन में ये होता है कि जी बैक्टीरिया क्या है बेटा, अगर उनको जो है 80-60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप लेके जाएंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए हम पास्चुराइजेशन करते हैं दूध का, पानी का, ठीक है। क्या करते हैं, कहते हैं कि जो है पानी, जब कोई किसी को डायरिया होता है तो कहते हैं बेटा पानी खौला के ठंडा करके तब उसको दो। किस लिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पानी 100 डिग्री पे ही तो उबलता है और 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे अपवाद एक्सेप्शन देखिए, हॉट सल्फर स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के झरने, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 80 से या 100 डिग्री या इसके ऊपर तक टेम्परेचर देखा गया चला जाता है, 100 डिग्री के ऊपर तक चला जाता है, वहाँ भी ये आराम से मज़े से रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, पानी कितना भी गर्म हो, ठीक। और एसिड अम्ल क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, एसिड मतलब आपका ये देखिए स्केल है, जो पानी है हमारा उसका पीएच कितना होता है, एसिड मतलब पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक। क्या है जो 7 है पीएच, ठीक, वो न्यूट्रल होता, ना ही वो एसिडिक होता, ना ही बेस होता, ना ही अम्ल होता, ना ही क्षार। इसका सबसे एग्जांपल क्या है, पानी, ठीक। अब 7 से जितना ही आप पीछे चलते चलेंगे, इधर चलते चले जाएंगे, उतना ही क्या है
एसिडिक होता चला जाएगा, जितना 7 से कम करते चले जाएंगे, और 7 से जितना ही आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, बेस होता चला जाएगा। अगर किसी की वैल्यू 6 है, 7 है, 8 है, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, जैसे 7 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इधर आ जाइए, इधर कितना है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 और 14। तो जितना ही आप जो है 7 से इधर बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको क्या आ जाएगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, मतलब अम्लीयता बढ़ती जाएगी। जितना इधर जाएंगे उतना ही क्या है आपका बेसिक वो बेस होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो भी बैक्टीरिया है वो कहाँ पे 2 डिग्री यहाँ पे pH 2 पे, pH 2 पे सर्वाइव करते हैं बेटा। ये देखिए क्या है, एसिड जो अम्ल होते हैं, अम्लीय, ये कौन से pH पे रहते हैं, ये बेटा pH 2 तक सर्वाइव कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, 7 के बाद जैसे आप बढ़ोगे वैसे एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक, कितनी बढ़ती चली जाएगी, 6, 5, 4 में बहुत एसिड हो जाएगा, और 2 सोचिए आप, 2 एसिड हो जाएगा। अगर किसी का pH हाइड्रोजन आयन 2 हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा एसिड हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं एसिड में कोई चीज़ रह सकती है तेज़ाब में, अम्ल, एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, तेजाब ही तो होता है, ठीक। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, तो तेजाब सोचिए, तेजाब, यहाँ वहाँ पे भी क्या है, ये बैक्टीरिया रह लेते हैं। एक तो देखिए 2 जगह है, थर्मोएसिडोफिलस, थर्मो अलग है टर्म, ठीक, थर्मो अलग है बेटा आपका, और एसिडोफिलस अलग है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिड। जो बैक्टीरिया जो टेम्परेचर को भी सह ले और एसिड को भी सह ले, वो क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफिलस होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आया, आखिर ऐसा क्या है इन बैक्टीरिया के पास, ठीक, जो ये तीनों जगह आराम से रह लेते हैं। किसमें, हैलोफाइट्स हमारे पास आ गया, ठीक, मिथेनोजेंस आ गया, ठीक, और थर्मोएसिडोफिलस आ गया। अब क्वेश्चन ये है, आखिर ऐसा कौन से इनके पास सुपर नेचुरल, कौन से इनके पास ऐसी पावर है जो ये जो अभी नई एडवांस बैक्टीरिया आ गए वो ये सब नहीं कर पा रहे, और ये पुराने बैक्टीरिया हैं वो सभी कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों, पहले भी हम कह चुके हैं कि पहले जब पृथ्वी बनी थी तो वहाँ पे क्या था, गर्म गैस का, एकदम गर्म गैस का खौलता हुआ गोला था ना, तो वहाँ पे क्या था, जाहिर सी बात है टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ इनको कुछ ना कुछ इनको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़े होंगे, कुछ ना कुछ अडाप्टेशन अपने अंदर लाने पड़े होंगे ना, तभी तो ये रह पाएंगे। तो इन सब का सारा राज छुपा है या तो सेल वॉल में, ठीक, या सेल मेम्ब्रेन में। जाहिर सी बात है शुरू में ही हमने कहा था क्या कि इनकी सेल वॉल बेटा किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की या स्यूडोम्यूरिन की। सारा राज इसी में छुपा हुआ है कि इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो है क्या है, जो अभी यू बैक्टीरिया है उनसे डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए ये जो है क्या है रह पाते हैं इसे। तो क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हम हैलोफाइट्स की बात करेंगे। हैलोफाइट्स तो पूछते हैं बेटा, क्वेश्चन ये आएगा कि हैलोफाइट्स जो होते हैं, ठीक, इनको सॉल्ट लविंग बोलते हैं, ये जो है आखिर ऐसा क्यों है कि ये जो है नमक की खाड़ियों में रह लेते हैं, ठीक। तो बेटा इसका कारण ये है कि इनकी जो है सेल मेम्ब्रेन में, इनकी सेल मेम्ब्रेन में जो बेटा लिपिड की चेन पाई जाती है, लिपिड की ब्रांच चेन पाई जाती है, लिपिड की चेन और उसमें ब्रांच्ड होती है, ठीक। एडिशनल ये इनके सेल मेम्ब्रेन में इनके ऐड, मतलब जो भी सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, जिससे भी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है उसके अलावा, ठीक, इनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की ब्रांच चेन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है ये आराम से क्या होता है सॉल्ट लविंग, यानी मतलब जो है सॉल्टी एरिया में रह लेते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हैलोफाइट्स होते हैं वो सॉल्टी एरिया में क्यों रह लेते हैं, वो इसलिए रह लेते हैं क्योंकि उनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की ब्रांच चेन पाई जाती है जो इनको सॉल्ट के जो है हार्मफुल इफेक्ट से इनको बचाती है, ठीक है, जो सॉल्ट के इनके नुकसान जो सॉल्ट करता है उससे इनको बचाती है, ठीक। तो हैलोफाइट्स, तो इसका एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल इसके जो पूछा जाता है, ठीक। तो हैलोफाइट्स है, यहाँ से हैलो ले लीजिए, हैलो और कॉकस, ठीक, कॉकस मतलब क्या है मैं गोल गोल,
शेप के आधार पे, हाइलोकॉकस। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइलोफाइट्स का एग्जांपल बताइए और वो क्यों सॉल्टी एरियाज में रह लेते हैं। ठीक, दूसरा हमारा आ गया थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस, ठीक, थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है कि जो ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर या पीएच में रह लेते हैं। तो इनके पास भी है, इनके बेटा जो प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है, होमोपोलर बॉन्ड होता है। ठीक, इनकी प्रोटीन में, प्रोटीन हैज़ होमोपोलर होमोपोलर बॉन्ड। तो बेटा इनकी प्रोटीन में होमोपोलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, वो बॉन्ड्स इनको होम क्या करते हैं, इनकी प्रोटीन ही इस टाइप की होती है कि वो इनके बॉन्ड टूटते नहीं हैं जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, इसलिए ये जो क्या है, मरते नहीं हैं और इतनी ज़्यादा जो है गर्म जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, मिथनोजेंस का नहीं है, मिथनोजेंस का कोई नहीं, वो तो नॉर्मल जगह रहते हैं, कोई बहुत इतना इशू नहीं है उसका। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा। थर्मोप्लाज्मा, ठीक। और बेटा ये क्या करते हैं, जो थर्मोएसिडोफिलस हैं, ये बेटा जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र, ठीक, ये सल्फ़र को किसमें करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज करते हैं। क्यों? इनके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक, इनके पास कोई वो तो पावर तो है नहीं कि ये मतलब सूर्य से जो है रोशनी ले और फोटोसिंथेटिक कर ले, क्योंकि जिस समय ये बने थे उसमें सूरज का ऐसा कोई रोल नहीं था, पृथ्वी पे इतनी लाइट नहीं आ पाती थी। तो इन्होंने दूसरी मैकेनिज्म निकाली कि इन्होंने क्या किया, सल्फ़र जो है, इन्होंने सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज करना सीखा, और सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड जब चेंज हो जाएगा तो उससे जो एनर्जी मिलेगी तो ये उससे अपना खाना बनाएंगे। ठीक, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं उसको बोलते हैं फोटो लिथोट्रॉफ, लिथोट्रॉफ्स। ठीक, लिथोट्रॉफ्स। ठीक, अब के जो जो पेड़ पौधे हैं ये क्या, सूरज की रोशनी लेकर तब अपना खाना बनाते हैं, वो सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी ना चेंज करते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ। अभी जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, ठीक, वो भी जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो वो भी कैसी होती हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ ही होते हैं। ठीक, ना कि फोटोलिथोट्रॉफ। फोटोलिथोट्रॉफ कौन से हैं, ये वाले बेटा, कौन से हैं, ये थर्मोएसिडोफिलस। ठीक, तो यहाँ पे अब आ गया। उसके बाद में बेटा यहाँ पे अब आपका रह गया तीसरा वाला जो रह गया, वो कौन सा रह गया, वो आपका रह गया मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, जो वही हमने बताया क्या, जो कि गाय भैंसों के क्या है, पेट में एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। ठीक, या मार्सी दलदली एरिया में रहते हैं, या नाली वाली सीवेज जहाँ पे होता है वहाँ पे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इसके 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहती है, वहाँ पे याद कर लीजिए, मिथेनोकॉकस और मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोकॉकस और मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक, अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन आए और थोड़ा सा बस इतना ही। इसके बाद वीडियो आगे का इसका वीडियो जो है अगले लेक्चर में बनाएंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में आज समझे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि जो बेटा ये आर्की बैक्टीरिया है, ठीक, ये यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर है। ठीक, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर है, तो उसके 2 कारण हैं। पहला तो आपको समझ में आ गया, ठीक, या तो सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। ठीक, ब्रांच लिपिड चेन है, होमोपोलर बॉन्ड। ठीक, दूसरा है इनका 16S rRNA। ठीक, 16S rRNA, आप ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 16S rRNA। ठीक, इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो आरएनए है न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। तो इनके न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, मतलब क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे, तो उनमें बाकी बैक्टीरिया से इन बैक्टीरिया में क्या है, 16S rRNA जब देखा गया तो बाकी बैक्टीरिया में सेम था, लेकिन जो इतनी आर्की बैक्टीरिया हैं उनमें क्या है, ये डिफर था टू यू बैक्टीरिया से। तो ये 2 जो हैं आपके बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, अब आज के वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग इसकी बात की आर्की बैक्टीरिया के सारे क्वेश्चन जितने भी आते हैं
वो सब आर्की बैक्टीरिया के हमने कोशिश किए हैं कि इसमें कवर हो जाएं। ठीक, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, और आप लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।